स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एजेंडा आज तक में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री दिग्विजय सिंह और स्मृति ईरानी जी बीजेपी की। और हम शुरुआत करेंगे तमाम ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स के नतीजों के साथ, जो दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हिंदी हार्टलैंड में नरेंद्र मोदी का एक स्वीप नजर आ रहा है। कांग्रेस 4-0 से हारती नजर आ रही है सेमीफाइनल में। रात को नींद आई दिग्विजय जी आपको? ढोल नगाड़ों से स्वागत बना दिया है। ये नगाड़े किसके बजा रहे हैं आप? मैं 40 साल से राजनीति में हूं और उतार चढ़ाव मैंने राजनीति में बहुत देखे हैं, इसलिए मुझे इन सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता। और एक बात मैं और आपको बता दूं, मैं जहां चाहूं जब चाहूं सो लेता हूं। पर आपको चिंता है कि सेमीफाइनल के जो रुझान आ रहे हैं इस वक्त, वो आपकी पार्टी के लिए काफी बुरी खबरें साथ लेके आ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ये राज्य के चुनाव और राष्ट्रीय चुनाव में कोई कनेक्ट नहीं है। कई बार, अब जैसे मैं अपना ही उदाहरण देता हूं कि 98 के पार्लियामेंट इलेक्शन में हम लोग कांग्रेस मध्य प्रदेश में ठीक नहीं कर पाई, लेकिन 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हुए, हम चुनाव जीत गए। इश्यूज दूसरे होते हैं और माहौल बदलते हुए राजनीति में ज्यादा समय लगता नहीं है, इसलिए कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो स्मृति, माहौल बदलते वक्त नहीं लगता, असेंबली इलेक्शन के नतीजे जो भी हों, इसका यह मतलब नहीं कि दिल्ली की गद्दी पे मोदी जी का बैठना तय है। मुझे लगता है प्रातः आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि राजनीति में इन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। वो अपने आप में इस बात का संकेत है कि जो एग्जिट पोल बोल रहे हैं, उन एग्जिट पोल्स में कहीं ना कहीं सच छिपा हुआ है कि कमल का फूल ही इन 4 राज्यों में धरती पर खिल रहा है। लेकिन हाँ, इस बात से भी, और शायद सब स्तब्ध होंगे कि मैं दिग्विजय सिंह की हाँ में हाँ मिला रही हूँ, कि राजनीति में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। चेंज इज अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। और मैं ये भी मानती हूँ कि इन विधानसभा के चुनाव की जीत के बाद एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा लक्ष्य मात्र एक ही है, लोकसभा 2014। और आज मैं यहाँ पर प्रतिबद्ध हूँ ये कहने के लिए, और ये मेरी अपनी धारणा भी है कि 2014 में केंद्र में ही कमल का फूल ही खिलने वाला है। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। पर आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर वही रिजल्ट्स सही निकलते हैं तो एक बहुत मोमेंटम बन जाएगा? मोदी की जो प्राइम मिनिस्ट्रियल गाड़ी है उस पे इतनी रफ्तार से वो चलने लगेगी कि राहुल गांधी का, दिग्विजय सिंह का सड़क पे खड़े होकर उसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहली बात तो राहुल ये है कि मैंने कभी भी ओपिनियन पोल और सर्वेज को तरजीह नहीं दी, और मैं कोई ऐसा नहीं कि कांग्रेस के पक्ष में आता तो मैं बहुत खुश हो जाता हूं और विपक्ष में जाता तो बहुत परेशान हो जाता हूं। ये 100 करोड़ के ज्यादा आबादी देश में हजारों और 1-2 लाख लोगों से आपने पूछ लिया, तो ये कोई ओपिनियन पोल को मैं तरजीह नहीं देता। दूसरा, हिंदुस्तान की जनता इतनी अब होशियार हो चुकी है कि वोटर कभी बताता नहीं है कि मैं किसको वोट देने आया हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब कर्नाटक के एग्जिट पोल नतीजे आए, ओपिनियन पोल के नतीजे आए, उन्होंने दिखाया कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है, तब तो बड़े से बड़े लेके नेता सब खड़े हुए थे तालियां लूटने के लिए। मैं नहीं था उनमें। आप हो ना हो, लेकिन पार्टी में भी तो कुछ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब पोल जीत दिखा रहे हैं तो वहां पे आप खड़े हैं एकदम गार्लैंड लेने के लिए तैयार। जब जीत नहीं दिख रही है तो फिर कहते हैं कि बहिष्कार है, बकवास है, पोल में ही कोई साइंस नहीं है, गड़बड़ है पूरा। राहुल, ये सब आप चुनाव के पहले ही हम लोगों को जिता देते हैं, हरा देते हैं, माला पहना देते हैं, पत्थर मार लेते हैं, इसलिए कुछ लोग प्रभावित जरूर होते होंगे, कम से कम मैं प्रभावित नहीं होता। मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है कि ना आप वरिष्ठ हैं, इसलिए मर्यादा में रहकर बोल रही हूँ, कि ना आप ओपिनियन पोल्स को तवज्जो देते हैं, ना आप विधानसभा के चुनाव को तवज्जो देते हैं। आपका ये मानना है कि विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव से इतना भिन्न है कि जो प्रदेश में जनता की आवाज है उसका आपसे कोई सरोकार नहीं। मेरा ये मानना है कि प्रदेश की जो जनता है वो इस चुनाव के माध्यम से एक संकेत दे रही है आगामी लोकसभा के चुनाव के लिए,
और एक राजनीतिक कार्यकर्ता का कहीं ना कहीं एक धर्म भी होता है, कर्म भी होता है कि उस आवाज को सुने। दिग्विजय जी उसको तवज्जो नहीं देना चाहते, उनकी अपनी धारणा है। क्यों नहीं सुन पा रही है कांग्रेस की सरकार लोकतंत्र में चाहे वो पंचायत में एक व्यक्ति अपने वोट के माध्यम से अपनी आवाज को सशक्त करता है, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव से सशक्त करता है, चाहे वो विधानसभा के माध्यम से सशक्त करता है, जनता अपने वोट के माध्यम से कुछ बोल रही है। अब कांग्रेस उसे ना सुनना चाहे, क्यों नहीं सुन पा रही दिग्विजय जी? रोष का स्तर जो देश भर में इस वक्त है वो ऐसा है कि जनता बहुत खफा है, इतनी खफा जनता देखे हुए बहुत वक्त हो गया। क्यों कांग्रेस की सरकार जनता की आवाज को, जनता की पीड़ा को सुन नहीं पा रही? राहुल जी, 2009 के लोकसभा इलेक्शन हुए थे, उसके बाद से जितने विधानसभा इलेक्शन के रिजल्ट आज तक आए हैं, 8 के बाद मैं नहीं कह सकता, उसमें अधिकांश में हमने भाजपा से सरकार छीनी है। केवल एक गोवा की सरकार बीजेपी से कांग्रेस से बीजेपी के पास गई है और गुजरात में इन्होंने रिटेन किया है। 4 राज्यों में हम लोगों ने भाजपा से राज छीना है। यदि एमएलएस की संख्या देख ली जाए असेंबलीज की, तो लगभग 110 असेंबलीज हम लोगों ने छीनी है बीजेपी से, और इन्होंने कम से कम 90 से ज्यादा असेंबलीज गंवाई है। आप जितना भी माहौल बनाएं, लेकिन नतीजे आने दीजिए, उसके बाद ही चर्चा करना उपयुक्त होगा। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हम लोगों ने आजादी के पहले और आजादी के बाद तक हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि जनता के निकट रह के जनता के हित के लिए बातचीत करें और उनके बीच में रह के अपना जो एजेंडा है उसको लागू कराने का प्रयास करें। अब ये तो निर्भर करता है जनता से कितना उसको स्वीकार करती नहीं करती है। एजेंडा आज तक का थीम है मिशन 2014, अगले साल के आम चुनावों की लड़ाई, और लग रहा है कि इस चुनाव से पहले साम दाम दंड भेद पार्टियां हर तरकीब अपनाने को तैयार बैठी हैं। अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस मोदी को पॉलिटिकली नहीं हरा सकती, इस वजह से डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट आपका आजकल बड़ा एक्टिव हो चला है। मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? डर्टी ट्रिक्स से ना लड़िए ना, मैदान पे आके लड़िए, मोदी से लड़ना है तो। ऐसा है, पहली बात तो मोदी हमारे लिए फैक्टर नहीं है, भाजपा के लिए फैक्टर जरूर है, क्योंकि आज जो पार्टी कहती थी वी आर ए पार्टी विद ए डिफरेंस, संगठन हमारा मजबूत है, आज व्यक्तिवाद से पीड़ित है। छत्तीसगढ़ में वोट मांगे जाते हैं रमन सिंह के नाम से, मध्य प्रदेश में वोट मांगे जाते हैं शिवराज सिंह चौहान के नाम से, और गुजरात में वोट मांगे जाते हैं मोदी जी के नाम से। तो आज भाजपा की वो हालत हो गई है कि पार्टी घुटनों पर है और लीडर खड़ा हुआ है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो व्यक्ति प्रतिनिधित्व करते हैं एक ऐसी कांग्रेस पार्टी का जिसमें परिवारवाद श्रेष्ठ है, आज वो एक ऐसे नेता पर या नेताओं पर, इन्होंने रमन सिंह जी की बात की, शिवराज सिंह चौहान जी की बात की, नरेंद्र भाई की बात की, ऐसे नेताओं पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है जो साधारण परिवारों में जन्मे हैं, जिन्होंने लोकतंत्र में संघर्ष करके अपने काम के माध्यम से जनता के बीच में एक छवि बनाई है, एक विश्वसनीयता बनाई है। आज दिग्विजय जी इस मंच से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी खास परिवार में जन्मे हैं तो आपको अधिकार है कि आप एक पार्टी का नेतृत्व कर सकें, लेकिन अगर आप एक साधारण परिवार में जन्मे हैं और आपका एक संघर्ष रहा है, तब आपकी इतनी औकात नहीं कि आप नेता बने। पर ये क्यों होता है कि कांग्रेस को माना जाता है खास? राहुल जी, पहली बात तो ये है, आज का सब्जेक्ट कुछ और था, आप कुछ दूसरी बातें कर रहे हैं। नहीं, फिर भी मैं उस पर आ जाता हूं। मैं बात कर रहा हूं, व्यक्ति की बात कर रहा हूं और पार्टी की बात कर रहा हूं, परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राजनीति पार्टी ही परिवार है ना। मैं स्मृति जी कभी इंटरफेयर लेडीज को करता नहीं हूं, सॉरी, बिकॉज आई एम नॉट अनशिवलरस। दूसरी बात मैं कह रहा था, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं कि जहां पार्टी का विचारधारा, पार्टी के जो एक संगठन, वो आज कहां है? ये आप पीड़ा अगर उसे पूछना है तो उन लोगों से पूछिए जिन्होंने साइकिल पर चलकर चने खाकर जनसंघ को और भाजपा को स्थापित किया, उनसे पीड़ा पूछिए, हम लोगों से मत पूछिए। तो मोदी कहते हैं उन्होंने भी तो यही सब किया, साइकिल पे चढ़ के मेहनत करके। तो मोदी जी तो आज कहां है और वो लोग सब कहां है?
जिन लोगों ने उनको वहां तक पहुंचाया है। आपने स्मृति के सवाल का जवाब नहीं दिया। ये कि कांग्रेस खास लोगों की पार्टी, एक परिवार की पार्टी, और बीजेपी में अलग अलग लोग जो कि बहुत ही सिंपल हम्बल बैकग्राउंड से आए हुए हैं, उन लोगों की पार्टी बनती नजर आ रही है। लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ खास लोगों की पार्टी है। ऐसा नहीं है। यही सबसे बड़ी ताकत है प्रजातंत्र की कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और हर व्यक्ति को सर्वोच्च पद पर पहुंचने का अधिकार है। केरला का एक चरवाहा का लड़का इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है, तो चाय बेचने वाला भी बन सकता है प्रधानमंत्री। और वो तो बीजेपी में बन सकता है ना, आपकी पार्टी में क्यों नहीं? हमारे यहां भी बने हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बने हैं, नरसिम्हा राव बने हैं, लाल बहादुर शास्त्री बने हैं, और उसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बहुत बड़े परिवार से जरूर थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग कर फिर राजनीति में आए, जेल गए। रही है कांग्रेस, इसी वजह से आजादी और इसमें राजनीति, आज की कांग्रेस की डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में व्यक्ति किसी के पेट से पैदा नहीं होता है, लीडर किसी के पेट से पैदा नहीं होता है। पहले मतपेटी से पैदा होता था, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पैदा होता है। पर सुषमा स्वराज ने हाल में बयान दिया कि राहुल गांधी से 100 गुना तेज आप हैं, 100 गुना ज्यादा राजनीति आप जानते हैं, 100 गुना बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आप में है, पार्टी का लीडर तो आपको होना चाहिए था। जी हाँ, मैं चाहता हूं कि वही प्रधानमंत्री बने अगर कहीं खुदा ना खास्ता कहीं भाजपा सरकार में आए। भाजपा ही सरकार बनाएगी दिग्विजय जी, और हमने घोषित किया है सर्वसम्मति से कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में ही हम लोग सरकार बनाएंगे। लेकिन राहुल जी, आज कहना चाहती हूँ, मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती। मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं एजेंडा आज तक में आऊंगी और स्वयं दिग्विजय सिंह जी से मैं उनके मुख से ये शब्दों को सुनूंगी कि एक चाय वाला भी भारत का प्रधानमंत्री बोली आपने बोला राजनीति। मुझे लगता है मेरा आज यहाँ पर आना मेरे लिए फला है, एक कार्यकर्ता होने के नाते। क्यों नहीं? दो चीजें आपने बोली। प्रजातंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि एक चरवाहे का लड़का राष्ट्रपति बन सकता है, तो चाय बेचने वाला भी बन सकता है। लेकिन बात दूसरी मैं कह रहा था कि जो परिवारवाद की बात की इन्होंने, कि इस राजनीति में, प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में कोई व्यक्ति भी अछूत नहीं है। जिस व्यक्ति के प्रतिभा है, जिस व्यक्ति में क्षमता है, चाहे किसी परिवार के में पैदा हो या गरीब घराने में पैदा हो, सबको पास एक वोट है और सबको अपनी बात कहकर वहां पहुंचने का अधिकार है। जब से आप आए आपने दो चीजें कही। आपने कहा कि राजनीति में हार जीत होती रहती है, हार शब्द उसमें था। आपने कहा कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। लग ही नहीं रहा कि कांग्रेस को लग रहा है कि वो मैदान में अभी भी है। आप तो मैदान छोड़ के जा रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, आपका जो सब्जेक्ट था, हाँ, राजनीति और धर्मकाज, इस देश का मिजाज धार्मिक है, लेकिन वो धार्मिक मिजाज है जो सांप्रदायिक सद्भाव रख के आता। गंगा जमनी संस्कृति का स्वभाव है, और गंगा जमनी संस्कृति के प्रभाव जो हमारा स्वभाव है, वही देश की सबसे बड़ी शक्ति है। और इसीलिए मैं इस बात को हमेशा कह सकता हूं और आज फिर दोहराना चाहता हूं, इस देश को के मिजाज को देखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी तो एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, सुषमा स्वराज एक्सेप्ट की जा सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का इतिहास है, उनको एक्सेप्ट इस देश की जनता नहीं करेगी। मुझे लगता है यही तर्क इन्होंने गुजरात के विधानसभा चुनाव में भी कई बार दिए। कुछ ऐसे ही मंचों से इन्होंने घोषणाएं भी की कि गुजरात में इनकी सरकार बनेगी, और गुजरात की जनता ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और भाजपा की सरकार एक बार फिर बनाई। और मुझे लगता है कि आज भी मैं इस मंच से यही कहना चाहूंगी कि जैसे कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि जनता का वोट बोलेगा, जनता का वोट विधानसभा के चुनाव में भी बोल रहा है दिग्विजय जी, मध्य प्रदेश में भी बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी बोल रहा है, दिल्ली में भी बोलेगा। और इसी जनता का जो मानना है, इनका जो नरेंद्र भाई के प्रति जो रुझान है, वो साफ दिखाई देगा 2014 के लोकसभा के चुनाव में। दिग्विजय जी, जैसे धर्म की आपने बात की, तो अब हमने हाल में देखा राहुल गांधी ने एक स्पीच दी उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आईएसआई जो दंगा प्रभावित इलाके हैं वहां पर युवाओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। मुस्लिम तबके में इसको लेकर बहुत नेगेटिव रिएक्शन हुआ। बोला कि इस तरह का बयान क्यों दिया। तो राजनीतिक पार्टियों पर आरोप ये लगता है कि वो धर्म का इस्तेमाल करती हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलने के लिए, लोगों में खौफ पैदा करने के लिए, बजाय इसके कि एक प्रोग्रेसिव एजेंडा दें गवर्नेंस का। पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूं कि ये भारत एक बहुत ही धार्मिक देश है और इसमें बहुधर्म, बहुजात, बहुसंप्रदाय का ही हमारे देश के नागरिक हैं।
कोई एक धर्म को लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सभी धर्मों का पालन जो विचारधारा करती है वही आगे बढ़ सकती है। जहां तक महात्मा गांधी की अगर बात देखें, महात्मा गांधी से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने, मैं आपको पूछता हूँ, राहुल गांधी आप जाते हैं महात्मा गांधी? क्योंकि हमारे जो इस देश को जो जिस व्यक्ति ने समझा है और जिस व्यक्ति ने इस देश के चरित्र को और स्वभाव को समझा है वो महात्मा गांधी ने समझा था। इस देश में धर्म एक बहुत महत्वपूर्ण। नहीं, महात्मा गांधी जी तो समझ गए, राहुल गांधी जी क्यों नहीं समझ पा रहे? राहुल मैं तो गांधी वो पूछ रहा हूं आपसे। मैं राहुल गांधी जी का आपको बता रहा था इसी बात को लेकर कि इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम्स जब बंटवारा हुआ देश का, उस समय से लेकर आज तक पाकिस्तान हमेशा प्रोपेगेंडा करता रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को न्याय नहीं मिलेगा और इसी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते रहे। इसी को भी आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में सांप्रदायिक ताकतें आज से नहीं है, 1857 के बाद से बड़ी एक्टिव रही हैं। चाहे सांप्रदायिक हिंदू हो चाहे सांप्रदायिक मुसलमान हो, इन दोनों ने मिलकर ही इस देश में दंगे और फसाद कराए हैं और हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों से लड़ाई लड़ी है, चाहे सांप्रदायिक हिंदू हो चाहे सांप्रदायिक मुसलमान हो। एक तरफ मुस्लिम लीग से हम लड़ते थे, दूसरी तरफ पर ये तो बयान है वोट बैंक क्रिएट करने के लिए। ये वोट बैंक, ये बयान है खौफ पैदा करने के लिए। आप सुन लीजिए, अगर आपके पास पेशेंस नहीं मुझे मत बुलाया करिए। सांप्रदायिक हिंदू और सांप्रदायिक मुसलमान ही सांप्रदायिक अविश्वास और सांप्रदायिक दंगे करते हैं। और जितने भी जुडिशियल कमीशन आज तक हुए हैं कम्युनल राइट्स में, हर कम्युनल राइट के जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट को अगर आप स्टडी करेंगे तो उसमें हिंदू मुस्लिम राइट ही के अंदर इन शक्तियों ने दंगे कराए हैं। मुजफ्फरनगर की अब जब आप बात कर रहे हैं तो ये क्यों भूल जाते हैं कि जिन लोगों ने दंगा कराया, फसाद कराया, जिनको अक्यूज हैं, उनका सम्मान नरेंद्र मोदी जी आगरा में करने गए, आगरा की रैली में किया और साथ के साथ आप ही के विधायक ने वो सारी एमएमएस क्लिप्स फॉरवर्ड की जिनको लेकर लोग वहां पे भड़के। अगर हमारे विधायक के ऊपर ये आरोप होता है तो कोर्ट इन आरोपों को खारिज नहीं करता। जो पैनल बना है उत्तर प्रदेश में वो इन आरोपों को खारिज नहीं करता। दिग्विजय सिंह जी ने अपने कथन में ये कहा कि मुस्लिम लीग से वो लड़े हैं। भाई साहब, मुस्लिम लीग के साथ तो आप केरल में सरकार चला रहे हैं इस वक्त। मैं आज पूछना चाहती हूँ, ये कैसी धर्मनिरपेक्षता है केरल में, जहां पर कांग्रेस मुस्लिम लीग के सहारे सरकार चला रही है, जहां पर 14 जून को एक सर्कुलर लिखा जाता है। प्रोहिबिशन है हमारे देश में एक एक्ट के तहत कि 18 साल से कम उम्र की लड़की का ब्याह नहीं रचाया जाएगा, लेकिन एक सर्कुलर लिखा जाता है 14 जून को जिसमें कहा जाता है कि अगर 16-15 साल की लड़की का भी ब्याह रचाया जाता है, और हम सब यहाँ जितने उपस्थित हैं जानते हैं कि 15 साल की लड़कियों की शादी कराई जाती है, सऊदी अरब से लोग आते हैं, ऐसी लड़कियों का शोषण किया जाता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन सर्कुलर की सेवा में सर्कुलर की बात करिए, एक सर्कुलर मैं भी आपको गिराना चाहूंगा। मैं आपको बात पूरा कर लूं, उसके बाद आप बोलिएगा कितना धर्मनिरपेक्ष है ये मुस्लिम लीग के साथ चल रही कांग्रेस की सरकार। वहां पर बाकायदा लिखा जाता है कि ऐसी शादियों को भी मंजूरी देनी चाहिए। कि ये है धर्मनिरपेक्षता कि एक 16 साल की बच्ची को आप कानून के दायरे से बाहर लाएं ताकि उसका शोषण हो सके। आपने अपनी बात रखी, एक सर्कुलर मैं भी आपको गिना दूं। भोपाल की रैली से पहले, जयपुर की रैली से पहले, दिल्ली की रैली से पहले हमने बीजेपी की माइनॉरिटी सेल का एक सर्कुलर देखा जिसमें कहा कि शेरवानी पहन के आइएगा, टोपी पहन के आइएगा जब मोदी की रैली होगी। अब ये सर्कुलर निकालना कैसे? ठीक है, आप भी तो जो आप आरोप कांग्रेस पे लगा रही है वो आरोप आप पे भी लगता है। आपको अधिकृत जवाब बीजेपी की तरफ से मिला था कि हमने ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है ऑफिशियली। आप ही के लेटर हेड पे माइनॉरिटी सेल हमने लेटर हेड पे था ये सर्कुलर। राहुल जी, आपको ये अधिकृत जवाब मिला है। मुझे दुख इस बात का होता है कि जिन सवालों का जवाब आपको मिल चुका है उन सवालों को आप दोबारा इसलिए करते हैं क्योंकि इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पर दिग्विजय जी आपके घेरे में आ रहे हैं, मैं नहीं आ रही। नहीं, देखिए तो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि हमने विधिवत इसका जवाब दिया है। आज मैं बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, मेरा नाम स्मृति ईरानी है। आप में से कितने जानते हैं कि मैं किस धर्म का पालन करती हूं? मेरी संगठन ने आज तक मुझसे नहीं पूछा कि मैं सुबह भगवत गीता पढ़ती हूं, कुरान पढ़ती हूं या फिर अवेस्ता पढ़ती हूं। तो मेरा आपसे मात्र इतना कहना है कि जिस धर्म ने भगवत गीता में ये उपदेश दिया
कि स्वधर्मे निधियम श्रेय, मतलब अपने धर्म में ही निधन हो वो सबसे श्रेष्ठ है। आज उस धर्म को आप इस धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई में कम्युनल कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कोशिश तो आपने की, अब माने ना माने, ऑफिशियल डिनायल तो सरकार से 85 आते हैं, उसको कोई मानता थोड़ी है। जगह जगह कोशिश ये हुई। मैं दिग्विजय जी की राय जानना चाहूंगा, लेकिन मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव उस सवाल पे पूछता हूं कि अगर फर्ज कीजिए नरेंद्र मोदी कोशिश करें कि उनकी रैली में मुस्लिम समुदाय के लोग आएं और वो कोशिश करें कि वो मुस्लिम के सामने अपनी बात रखें, तो हर्ज क्या है? पहली बात तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं। जिन्ना की मुस्लिम लीग और केरला की मुस्लिम लीग में फर्क है। जिन्ना की मुस्लिम लीग में कोई हिंदू सदस्य नहीं बनता था। इस केरला की मुस्लिम लीग में हिंदू भी मेंबर्स हैं। एक समय केरला की मुस्लिम लीग का अध्यक्ष हिंदू हुआ करता था। दूसरी बात मैं जो कह रहा था कि इस देश में जब तक सभी को साथ लेकर नहीं चला जाएगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। सेक्युलरिज्म के मामले में सांप्रदायिक सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन अलग अलग की जाती है। हिंदुत्व की अलग अलग परिभाषा दी जाती है। हिंदुत्व का जो धर्म से कोई रिश्ता ही नहीं है। मैं तो स्मृति जी से पूछना चाहता हूं और इनके श्रीमुख से ये सुनना चाहता हूं कि आखिर भाजपा सेक्युलरिज्म का परिभाषा क्या है और हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? हिंदुत्व की परिभाषा जो आपने कही, मुझे लगता है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी और सब हिंदुस्तानी मानते हैं कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ। लेकिन जहां तक मुस्लिम लीग की आपने मुझे परिभाषा कही है, जिन्ना की मुस्लिम लीग और केरला के मुस्लिम लीग में क्या फर्क है, तो मैं आज आपसे एक नागरिक और एक नेता होने के नाते पूछना चाहती हूँ, क्या आप उस सर्कुलर का खंडन करते हैं जो आजादी देता है एक 16 साल की बच्ची के शोषण का? इस सर्कुलर का जिससे आपने उल्लेख किया है, ये क्या केरला सरकार ने लिखा है जी, या किसी पार्टी ने लिखा है? सर्कुलर सरकारी है जी। आप अगर उसकी प्रतिलिपि दे दूंगा मैं पूछ लूंगा। मैं आपको प्रतिलिपि दे देती हूँ, लेकिन मैं अभी जो आपसे कह रही हूँ, अगर ऐसी जैसा संभावना आपका है, डिनायल आया था वैसा वहां से भी अगर ऐसी संभावना है, हमारा इस सर्कुलर से कोई लेना देना नहीं, ये अधिकृत सर्कुलर है। मैं जैसे आपका अधिकृत था माइनॉरिटी कमीशन का, ये सरकारी सर्कुलर है। सरकार धर्मनिरपेक्ष होती है, ये सरकारी सर्कुलर है। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर ऐसा सरकारी सर्कुलर 14 जून को निकला है तो क्या आप सरकारी सर्कुलर का खंडन करेंगे? मैं उसका विरोध करूंगा, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करूंगा। लेकिन आप जो मध्य प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह सम्मेलन हुए हैं उसके अंदर कई 18 साल से छोटी बच्चियों के विवाह भी हुए हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, उस विषय में भी तहकीकात की गई है। आपसे आज पूछना चाहूंगी कि जिस प्रकार से आप खंडन कर रहे हैं इस सर्कुलर का, दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश की बात आती है तो आप सूर्य नमस्कार का विरोध करते हैं, लेकिन आज इस सेशन के बाद मैं भारत की संसद में जाने वाली हूँ। जिस राज्यसभा के द्वार से मैं अंदर जाऊंगी उसके ऊपर श्लोक लिखा है एक, क्या वो भगवा संसद है? आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि कल हमने नौसेना दिवस मनाया, नौसेना का मोटो क्या है? शन्नो वरुणा। क्या वो भगवा नौसेना है? मेरा ये जिक्र करना, मेरा ये निवेदन मात्र इतना है कि जहां भी आपको कोई श्लोक नजर आए, जहां भी संस्कृति का कोई प्रतिबिंब नजर आए, चाहे वो शिक्षा में हो चाहे वो आचरण में हो, आप उसको हमेशा कम्युनल क्यों कहते हैं? एक बात सुन लीजिए, भारत की सरकार में जब आजादी मिली सो सत्यमेव जयते भी हम ही लोगों ने नाम दिया था। और सुन लीजिए, आप ये कहना चाहते हैं सत्यमेव जयते का निर्माण भी आपने नहीं, ऐसा नहीं, हम लोगों ने स्वीकार किया था। लेकिन मैं इस बात को आपसे कह रहा हूं कि श्लोक से उद्भूत जितनी भी बातें हैं हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं करना चाहिए। आजादी के बाद कौन करता है? आप नहीं करते? आजादी के बाद 2 बड़ी दुर्घटनाएं हुई इस देश में। एक महात्मा गांधी की हत्या, दूसरा बाबरी मस्जिद का गिराना। दोनों सांप्रदायिकता के विचारधारा के कारण हुआ था और जिसने इस देश में कटुता बढ़ाई है। मैं दिग्विजय जी से एक ही निवेदन करना चाहूंगी, अगर आपको लगता है मानवता सबसे बड़ा धर्म है तो हिंदुस्तान टाइम्स का एक रिपोर्ट आया था जिसमें कहा गया कि 25 बच्चे ठंड के मारे मर गए कैंप में। आप वहां गए क्या भाई साहब उन परिवारों से मिलने? आपने क्या उन परिवारों को आश्वस्त किया
जो गोपालगढ़ में, राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर पुलिस मस्जिद में घुसकर लोगों पर गोलीबारी करती है, क्या वहां पर आपने जाकर न्याय की गुहार लगाई? क्या वहां पर आपने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को, जो कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? निश्चित तौर पर जहां तक मुजफ्फरनगर में जो ठंड से बच्चे मरने वाली बात है, इस बारे में हम लोग चिंतित हैं। इस बारे में हम लोगों ने राज्य सरकार से भी कहा है और केंद्र सरकार भी इसमें कार्रवाई कर रही है। जहां तक गोपालगढ़ का सवाल है, जिन अधिकारियों के मौजूदगी में सब कुछ हुआ है, दोनों को निलंबित किया गया था, जुडिशियल कमीशन बैठाया गया था और उसमें जो भी दोषी व्यक्ति हुए उनको जेल भेजा गया। लेकिन मुख्यमंत्री को दोषी करार नहीं दिया आपने? बात इसमें जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही होता है। अगर ऐसी बात है तो आप कम से कम फिर गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में वो छेड़ना नहीं चाहता था, आप छेड़ना चाहती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के सांप्रदायिक सद्भाव ही इस देश का मिजाज है, गंगा जमनी संस्कृति इस देश का मिजाज है और जब तक सभी धर्म सभी के लोगों को साथ लेकर आप नहीं चलेंगे, इस देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और आज इसी बात भी नरेंद्र मोदी जी के भी भाषण आप सुन रहे हैं, उसमें बदलाव आने का दिख रहा है। वो भी अपनी वो कट्टरपंथी विचारधारा से धीरे 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 अब अलग हो रहे हैं। अच्छी बात है ये, अच्छी, मैं स्वीकार करता हूं, मैं इसको अच्छा मानता हूं, क्योंकि देर से सही अब उनकी अगर ये बात समझ में आ रही है कि इस देश में कट्टरपंथी विचारधारा राज नहीं कर सकती, इसमें सांप्रदायिक सद्भाव से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर नरेंद्र मोदी जी की बात समझ में आ रही है तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। तो अगर कट्टरपंथी विचारधारा साइड करते हुए वो एक मॉडरेट विचारधारा पे आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात। तो आपको लगता है कि वो कामयाब होगा? क्योंकि हाल में हमने कुछ मुस्लिम क्लेरिक्स को सुना जो कि पहली दफा कह रहे थे कि कांग्रेस मुस्लिम समुदाय में खौफ पैदा करती है और बीजेपी और मोदी उतने खराब नहीं है जितने कि आप दिखाते हैं। राहुल जी, इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि इस देश में कट्टरपंथी विचारधारा काम नहीं कर सकती, इसलिए धीरे 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 अटल जी के रास्ते पे आने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स होना चाहिए, इसीलिए कहते हैं गरीबी हटाना चाहिए, इसीलिए कहते हैं 370 का फिर से विचार होना चाहिए। तो अच्छी बात है, मैं बधाई देता हूं उनको। लगता है कि नरेंद्र मोदी को दिग्विजय सिंह में एक नया फैन मिल गया है, काफी पसंद आने लग गए हैं आजकल आपको मोदी। प्रसन्नचित्त हूं। दिग्विजय जी कौन सी साइड में है ये तो तय कर लीजिए। राहुल जी, आप तो घुटने टेक के एकदम आ रहे हैं। राहुल जी, एक बात सुन लीजिए, चाय वाला पीएम बन सकता है, मोदी मुझे इंक्लूसिव हो रहे हैं, समझिए तो सही हेडलाइन अपने भाषणों में इंक्लूसिव हो रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कम से कम उनकी विचारधारा में परिवर्तन आने का जो कीड़ा है जो आ गया है दिमाग में, उसकी मैं बधाई देता हूं। लेकिन साथ में जिन लोगों के साथ 2002 के अंदर अत्याचार और अन्याय हुआ है, उनको रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट होना चाहिए। मैं एक सेकंड, ये रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट की बात कर रहे हैं, इस बात का मुझे आज उल्लेख करना है। रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट का जो विषय है, उसमें एक ऐसी कमेटी बनाई गई जिसमें सभी पूर्व मुख्यमंत्री, इमाम है जामा मस्जिद के और साथ ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो कांग्रेस के नेता हैं, इन सब ने खुद बैठकर तय किया कि रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट कैसे होगा। इन सब ने बैठकर जो विचार किया, जितनी भी उसके ऊपर एक लिस्ट बनाकर जितनी भी कारण लिखे और कार्यशैली लिखी, उन सब पर अमल हुआ है। इसलिए जो लोग रिहैबिलिटेशन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उन्हें समझने की जरूरत है कि रिहैबिलिटेशन कैसे होगा। इसका निर्णय भी गुजरात में कांग्रेस के नेतृत्व के साथ मिलकर लिया गया। दिग्विजय जी, मैं आपसे लेकिन हाँ, मैं प्रसन्न चित्त हूँ क्या दिग्विजय सिंह जी के मुख से नरेंद्र भाई की इतनी तारीफ हो रही है। मुझे नहीं लगा था दिग्विजय जी, राहुल ने जब आपको आमंत्रित किया तो उसे आपसे इस बात की अपेक्षा होगी। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि इस देश के मिजाज को अगर संघ भाजपा समझने लगी है कि इस देश में इंक्लूसिव पॉलिटिक्स होना चाहिए, गरीबी हटाओ हमारा प्रोग्राम होना चाहिए, इन सब चीजों को अगर वो समझना चाहती है और कांग्रेस की विचारधारा, नेहरू गांधी की विचारधारा के पास अगर आ रहे हैं तो इसको हमें स्वागत करना चाहिए। नहीं, पर मैं आपसे एक सवाल पूछता, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसी चीजें अब हाल में की हैं जिससे आप प्रभावित हुए, जब उनकी स्पीचेस अब बदल रही हैं। राहुल गांधी ऐसा क्यों नहीं कुछ कर रहे जिससे कोई इंप्रेस हो? राहुल गांधी जी का अपना चुना हुआ रास्ता है और उन्हें अपने
सांप्रदायिक सद्भाव और सेक्युलरिज्म के उसको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। उनकी पैदाइश, उनके संस्कार में सेक्युलरिज्म है, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है, प्रो पुअर मुसलमानों पॉलिटिक्स को डराने की कोशिश की जाती है। आप गलत, इस बात को गलत कह रहे हैं, आपने उसको गलत समझा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक किसी भी उस परिवार जिसका सब कुछ लुट गया, जो मुजफ्फरनगर में घर द्वार छोड़ के चला आया, निर्दोष लोगों की हत्या हो गई, उनके बच्चों से कभी आपने बात करने की प्रयास किया है राहुल जी? उनके मन की, उनकी आत्मा की आवाज सुनने का प्रयास किया है? क्या उन पर बीत रही है? क्या उनके साथ हो रहा है? निर्दोष लोग जब जेल भेजे जाते हैं, उनकी आत्मा में क्या बिगड़ता है? उनका जीवन बिगड़ जाता है। 12-12, 13-13 साल बाद उनको वहां से निर्दोष बाहर निकलते हैं, उनका तो जीवन नष्ट हो गया। इस देश में कट्टरपंथी विचारधारा, चाहे हिंदुओं की हो चाहे मुसलमानों की है, इस देश में राज नहीं कर सकती। इस देश में वही राज करेगा जो सबको साथ लेकर चलेगा। जब सद्भावना मिशन होता है अहमदाबाद में, स्मृति, मेरी बात थोड़ा सा मुझे भी राहुल जी, थोड़ा मेरी बात एक बात मुझे सिर्फ इतनी कहनी है, सुनेंगे तो कैसे होगा? इतनी बात कहनी है कि राहुल जी अगर पीड़ा से इतने प्रभावित होते हैं दिग्विजय जी, तो असम में कोकड़ाझार धुबरी के इलाके में जिस प्रकार से इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स ने हिंदुस्तानियों को घरों से निकालकर घर जला दिए, 3,60,000 हिंदुस्तानी, ये मेरे शब्द नहीं है, सुशील कुमार शिंदे जी के शब्द हैं देश की संसद में, 3,60,000 हिंदुस्तानी तब कैंप में रहे। तब राहुल गांधी ने सार्वजनिक तौर पर इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर प्रहार क्यों नहीं किया? इलीगल माइग्रेंट्स का विषय इतना गंभीर है। मैं स्मृति जी आपको सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। मैं आसाम का इंचार्ज 7 साल तक रहा हूं। जिन इलीगल माइग्रेंट की बात आप कर रही हैं, क्या एक भी इलीगल माइग्रेंट की आप नाम और पता दे सकते हैं? मैंने भाजपा में आडवाणी जी को चैलेंज किया था कि आप एक इलीगल माइग्रेंट का नाम और पता मुझे दे दीजिए, कानून है, उनके खिलाफ हम तत्काल उनको बाहर निकाल देंगे। आप खोजेंगे ना, वो कहां से खोजेंगे? नहीं, जब ये इलीगल माइग्रेंट की बात कर रहे हैं, जब इलीगल माइग्रेंट की बात कर रही हैं, तो इलीगल माइग्रेंट का नाम पता तो दीजिए। अब दिग्विजय जी चाहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बने, जबकि सरकार उनकी चल रही है, और जो काम हमारा सरकार को करना चाहिए वो हमारा कहना यह है कि इलीगल माइग्रेंट है ही नहीं। मैं स्मृति आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब सद्भावना मिशन पे मोदी बैठते हैं अहमदाबाद में, और अहमदाबाद के दंगा प्रभावित इलाकों से लोग आके सद्भावना मिशन में मोदी से मिलना चाहते हैं, तो अहमदाबाद की पुलिस वहां पे बैरिकेड्स लगा देती है और इन्हें आने नहीं देती। तो ये सद्भावना मिशन कितना जेन्युइन है? एक बार फिर आपने इतिहास को तोड़ मड़ोड़ के इस मंच पे प्रस्तुत किया है। कोई तोड़ा मड़ोड़ा नहीं, मैं वहां पे था, मैं स्वयं थी उस मंच पे, अंदर थी, और मैं आज तक की टेप निकाल के रोल करवा सकती हूँ, जिसमें साफ लिखा था कि मुकुल सिन्हा ने बिना किसी परमिशन के वहां पर कैमरास को देखते हुए एक बैठक करने का, एक विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास किया। आजादी है देश में विरोध प्रदर्शन करने का? बिल्कुल आजादी है इस देश में। किसकी परमिशन चाहिए विरोध करने की? लेकिन देश का कानून ये कहता है राहुल जी कि आज अगर आपको एक स्थल पर एकत्रित होकर आंदोलन करना है तो पुलिस की परमिशन की दरकार है। परमिशन मिली नहीं, परमिशन उन्होंने मांगी, परमिशन दी नहीं गई। एक सेकंड रुक, मुझे बोलने तो दीजिए। बोलिए। मुकुल सिन्हा जी ने उस वक्त कोई परमिशन नहीं ली थी। मुकुल सिन्हा जी को पता था कि इससे बवाल प्रेस के सामने वो कर सकते हैं। उनका मकसद न्याय नहीं था, उनका मकसद हेडलाइन था। नहीं तो करने की आजादी होनी चाहिए। फर्क कीजिए, चलिए हेडलाइन आजादी है इस तो देश मोदी अगर मिल रहे थे सबसे के दायरे में, तो जो दंगा प्रभावित थे उनसे भी मिल लेते। आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि आज इस देश में जो कानून है वो मुकुल सिन्हा जैसे लोगों पर लागू नहीं होता? आजादी है बोलने की। जो संविधान मुझे मेरी आजादी देता है, वही संविधान मुझसे कहता है कि मेरी इस संविधान के प्रति, देश के कानून के प्रति क्या जिम्मेदारी है। आप मुझे कहना चाहते हैं कि उस संविधान में जो जिम्मेदारियां हैं उनको मैं बिल्कुल ध्यान न दूं, उन पे तवज्जो न दूं। आप नरेंद्र मोदी के गुण गिनाती हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हाल में बहुत बड़ा बवाल हुआ स्नूप गेट को लेकर। आप खुद महिला हैं। एकाएक अमित शाह गुजरात में सीआईडी, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, इंटेलिजेंस ब्यूरो एक महिला के पीछे लग जाते हैं। किस होटल में जाती है, किस फ्लाइट को पकड़ती है, कौन उसके साथ है, रात में कौन रहा कौन नहीं रहा, कि कहां जा रही है, किससे मिल रही है, इस सब पे साहिब और गृह मंत्री महाजय की पूरी नजर रहती है।
क्या जरूरत पड़ी सब करने? दो चीजें मैं कहना चाहूंगी। जिन लोगों ने इस टेप को रिलीज किया वो स्वयं कहते हैं कि टेप सही है गलत उनको नहीं पता। वो स्वयं ये कहते हैं कि ये टेप फर्जी भी हो सकती है। आप चाहते हैं कि फर्जी टेप के ऊपर मैं इस मंच पर बैठकर आपको जवाब दूं? फर्जी हो सकती है? वो तो अपनी स्टोरी पे कायम है। अपनाया नहीं है खुद। अनिरुद्ध बहल का मुझे वाक्य याद है, ऑथेंटिसिटी उस सीडी की वो नहीं बयान कर सकते हैं। उनका पहला ये वाक्य उनके मुंह से ये निकला था। तो जो चीज ऑथेंटिक नहीं है उस पे आप मेरे साथ, मैंने आज तक ना अमित शाह का ना साहिब का कोई खंडन सुना है। वो कह दें कि सही नहीं है, मेरी आवाज नहीं है, मैंने सिंगल से बात नहीं की। बोलने तो दीजिए कि जो चीज ऑथेंटिक नहीं है उस पे आपको स्पष्टीकरण चाहिए। दूसरी बात, जो चीज ऑथेंटिक, जो इलीगल माइग्रेंट्स पे आपने उनको सुनाया, आप वही सुन लीजिए फिर से। सुन लीजिए। मैं इलीगल माइग्रेंट्स पे उनसे इसलिए तर्क कर सकती हूँ क्योंकि मेरा अपना परिवार धुबड़ी में रहता है, प्रत्यक्ष देखा गया है। कैसे का जवाब तो दीजिए ना। मैं दे रही हूँ जवाब। आपने क्योंकि इलीगल माइग्रेंट्स की बात की ना, मैं उसका भी जवाब दे वैसा ही है। एक सेकंड। मेरा अपना परिवार दिग्विजय जी धुबड़ी में रहता है। मैंने खुद परिवार के मुख से वो चीखें सुनी है जब घरों से निकाला जाता है और घर जलाए जाते हैं। जहां तक स्नूप गेट की बात, जो सीडी ऑथेंटिक नहीं है, जो खुद कोबरा पोस्ट कहती है ऑथेंटिक नहीं है, उस पर मैं बैठ के स्पष्टीकरण दूं। दूसरी बात, आपने कहा नरेंद्र मोदी का उल्लेख है। पूरी जो मैंने बातचीत सुनी आज तक उनका नाम मैंने नहीं कहा। मैंने कहा किसी साहिब का उल्लेख है। अमित शाह का उल्लेख है। अमित शाह का कौन साहिब है आप बताइए? मुझे क्या पता? आपको नहीं पता अमित शाह का कौन साहिब है? हम लोग दिग्विजय जी से तो बात नहीं कर रहे थे। मुझे क्या पता, कर भी सकते हैं। हम भी तो उनको साहिब ही बुला रहे हैं तब से। दिग्विजय जी देखिए, आप वैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मामले में आप पर बड़ा, क्या पता आप ही हो अमित शाह के साहिब? पहली बात तो मुझे लगता है क्योंकि ये विषय ऐसा है, हम जानते हैं कि आप इससे बात नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे जवाब से आपको तकलीफ है, वो अलग बात है। मुझे किसी जवाब से तकलीफ नहीं है। ऐसा है, मैं इतना ही जानता हूँ कि स्वयं अमित शाह जी ने टीवी पे आकर कहा है कि चूंकि उसके पिता ने सुरक्षा मांगी थी, हमने सुरक्षा दी है। अमित शाह जी ने स्वीकार किया है। वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। कैबिनेट पोर्टफोलियो इसका नरेंद्र मोदी जी के पास है। मैं इतना ही जानना चाहता हूं स्मृति ईरानी जी से कि क्या इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के जो प्रावधान हैं उसका पालन किया गया नहीं किया गया? 1 सेकेंड। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है उसके प्रावधान का पालन किया गया नहीं किया गया? नंबर 1। नंबर 2 कि ऐसे कितने पिता हैं जिनके बेटी के सुरक्षा के लिए आप लोग इतनी व्यवस्था करते हैं, और उनके पिता ने जो पत्र लिखा था, कहा था कि वो 2 अस्पताल में उसकी माताजी थी, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए वो व्यवस्था की थी। हॉस्पिटल में 2 दिन रही तो 1.5 महीने तक उनका फोन टैप क्यों किया गया? मुझे एक सवाल का बस जवाब चाहिए दिग्विजय जी। आपके हिसाब से वो महिला विक्टिम है या नहीं है? मैं तो जानता नहीं, जब फैक्ट्स मुझे नहीं मालूम है। क्या किसी उस महिला ने शिकायत की है? क्या उस महिला ने कोई बयान दिया है? क्या विवाद में आया है उसके बाद आपने उस महिला के मुख से कहीं सुना है? मैं यही पूछ रहा हूँ। उसके अधिकारों का हनन हुआ है? मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे कि पूरी दुनिया जानती है कि एक बार नरेंद्र मोदी पर आरोप प्रत्यारोप लगाओ तो पूरी कांग्रेस और सरकार केंद्र के साथ खड़ी रहती। ये जानते हुए भी कि मीडिया में भी कई लोग हैं जो समर्थन करेंगे, उस महिला के मुख से आपने कहीं सुना मैं वही जानना अधिकारों का हनन हुआ है? दूसरी बात, चूंकि आप टेलीग्राफ एक्ट की बात करते हैं, अब मैं वकील तो हूं नहीं, लेकिन जितना मैं समझती हूँ उसमें ये माना जाता है कि अगर जिस एविडेंस के ऊपर पूरा केस लड़ा जा रहा है उस एविडेंस पे ही इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि वो है कि नहीं है, तो बाकी केस तो वहीं कोलैप्स होता है। पर अमित शाह जी ने स्वीकार किया है कि मेरी आवाज है। तो आपसे मेरा एक निवेदन है कि एक जुडिशियल कमीशन हमने बनाया है गुजरात में, इस विषय को लेकर एक हमने गठित की है। ये अरविंद केजरीवाल जी और नरेंद्र मोदी जी बड़ा अच्छा काम करते हैं। अभी तो आपने इसी मंच पर मुझसे कहा कि राजस्थान में भी जुडिशियल कमीशन बनी थी, तो राजस्थान की जुडिशियल कमीशन कैसे ठीक है और हमारी खराब है? सुन तो लीजिए, पहली बार उनकी आंखों में थोड़ी चमक आई है। मौका अरे मतलब आप दिग्विजय सिंह की आंखों की चमक का इंतजार कर रहे थे? अरविंद केजरीवाल जी पर आरोप लगता है तो वही जांच एजेंसी नियुक्त कर लेते हैं और वही जज भी नियुक्त कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगता है तो वही इन्वेस्टिगेशन का एजेंसी भी तय कर लेते हैं और वही जज भी तय कर लेते हैं। दिग्विजय जी, आपके पास सीबीआई है इसलिए आप इतने कंफर्टेबल हैं।
आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने सवाल का जवाब अगर दे आप दिया। इजाजत दें लेकिन तो अब मुझे ये भी समझ में आया कि आपको दिग्विजय सिंह जी की आंखों की चमक की इतनी चिंता है, तो आप मुझे तो आपकी आंखों की भी चमक की चिंता है। आपकी आंखों में चमक तो मेरी चमक तो एग्जिट पोल्स की वजह से भी है, और 2014 में जीत की चमक भी मेरी आंखों में साफ दिखाई देती है। आपकी आंखों में इस वक्त 4 लव लिखा हुआ है, तो इसके तो चमक खूब है। लेकिन मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ वो ये कि कई लोग हैं, मिशन 2014 हमारा एजेंडा है, और उससे पहले लोग सोच रहे हैं कि राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को वोट देना है कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी को वोट देना है। उसमें लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ये सवाल तो खड़ा होगा ही कि क्या बीजेपी को वोट देने से ऐसा तो नहीं होगा कि भारत में पुलिस स्टेट बन जाए, कि कानूनों को ताक पे रखते हुए एकाएक किसी भी लड़की पे इस तरीके से निगरानी हो जाए। क्या ये ठीक है क्या नहीं, ये सवाल तो जनता में उठ गया। इस डर को आप इस मंच से बड़ी प्रभावशाली सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, मैं जवाब दे रही हूँ, आप जवाब सुनना नहीं चाहते। मैं सुनना चाहता हूँ। ऐसा है कि आप इस मंच से इस तर्क को कहीं ना कहीं प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल मैं इतना ही कहना चाहूंगी, हाँ, इतने बेचारे मत बनिए, जनता को ना भ्रम है कि आप बेचारे हैं, ना यहाँ बैठी जनता को, ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आज जब जनता 2014 का निर्णय लेगी, तब जनता के समक्ष 4-5 प्रमुख मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है महंगाई का। दिग्विजय जी जिस धर्म की बात कर रहे हैं, मैं ये मानती हूं कि आज जनता ये पूछ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने सेक्युलरिज्म के नाम पर प्याज जैसी चीज को 300% ज्यादा महंगा कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने सेक्युलरिज्म के नाम पर देश में बेरोजगारी बढ़ा दी। कांग्रेस पार्टी ने सेक्युलरिज्म के नाम पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी घटा दी। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार के विषय पर जब चिंतन और चर्चा होती है, तब भी लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री का खुद का ऑफिस आज एक संदेह के दायरे में आ गया है कोलगेट को लेकर। तो 2014 में जनता के समक्ष महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति देश की, भ्रष्टाचार, ये सारे प्रमुख विषय हैं, और इन विषयों के आधार पर जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगी जरूर, ये मेरा विश्वास। और एक दूसरा पहलू भी उठता है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है दिग्विजय जी। सेक्युलरिज्म की परिभाषा इन्होंने नहीं समझाई, इन्होंने सेक्युलरिज्म की भाषा को प्याज से जोड़ दिया। मुझे लगता है कि भाई साहब, आजकल सेक्युलरिज्म ये शब्द इतनी बुरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है कि तरुण तेजपाल अपनी बेल एप्लीकेशन में भी उसका सहारा लेने का प्रयास कर रहा है। अब उसमें दिग्विजय जी क्या करें बेचारे, बताइए। मैंने ये थोड़ी ना कहा कि उनसे कोई लेना देना पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कंट्रोवर्सी शुरू कर रहे हैं दिग्विजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये थोड़ी ना कैबिनेट मिनिस्टर है। हाँ जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ दिग्विजय जी कि 2014 के चुनाव से पहले ऐसे कैसे हो रहा है कि एक के बाद एक मोदी के खिलाफ कुछ ना कुछ निकल जाता है कवर्ड से। तो कहीं ना कहीं ये आपकी एक कंस्पिरेसी तो नहीं, जो अरुण जेटली कह रहे थे कि आप पॉलिटिकली हरा नहीं सकते, तो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट लड़ेगा मोदी के खिलाफ। हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई, कोई व्यक्ति की लड़ाई थोड़ी ना है। मैं इतना ही कहूंगी कि आज जब ये चर्चा शुरू हुई, तब दिग्विजय जी ने कहा था कि मोदी कोई महत्व नहीं रखते, लेकिन पूरी चर्चा में नरेंद्र मोदी छोड़कर इन्होंने और किसी का उल्लेख नहीं किया। क्योंकि प्रश्न इस बात की इन्होंने की है और आपने की है। मुझे इतना ही लगता है कि आज का एजेंडा मेरे लिए सफल इसलिए रहा क्योंकि मैंने अपनी पार्टी का जो लक्ष्य है 2014 का, वो आपके सामने प्रस्तुत किया। लेकिन जीवन में पहली बार मैंने देखा कि दिग्विजय सिंह भी नरेंद्र मोदी फैन क्लब में अब शामिल हो चुके हैं, क्योंकि विचारधारा में परिवर्तन उनका हो रहा है। एजेंडा मेरे लिए वो कट्टरपंथी विचारधारा से अटल जी की विचारधारा पे आ रहे हैं। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, सेक्युलरिज्म, गरीबी हटाओ। जनता ने ताली बजाई, इसका मतलब जनता भी आपके फैन क्लब में शामिल होने से काफी खुश है। दोनों के लिए। चलिए, दिग्विजय जी माने कि नरेंद्र मोदी में बदलाव आ रहा है, ये खुद में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, और ये मैं समझता हूं कि स्मृति ईरानी जी का प्रभाव लगता है। स्मृति, आपका प्रभाव है, बताइए। ये एंड में आया एकदम आउट स्विंगिंग बाउंसर एकदम। इनका जो राजनीति में इतना लंबा सफर रहा है, इनके चलते मेरा सफर मात्र 12-13 साल का है। अगर 40 साल के अनुभव में मैं इनको इतनी प्रतिभाशाली और प्रभावशाली लगती हूँ, तो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत बड़ी एक कॉम्प्लीमेंट है। धन्यवाद। मैं स्मृति ईरानी जी को बहुत बधाई देता हूँ कि इनके संगत से मोदी जी के विचारधारा में बदलाव आ रहा है, और वो कट्टरपंथी विचारधारा से हटकर अब सांप्रदायिक सद्भाव और सेक्युलर क्रेडेंशियल्स प्रूव करने में लगे हैं। उनको बहुत बहुत बधाई। स्मृति जी के एसोसिएशन से मोदी के आइडियोलॉजी में तो बदलाव आ गया, लेकिन आपके एसोसिएशन से राहुल गांधी को फायदा क्यों नहीं हो रहा है? राहुल जी,
मैं इतना बताऊं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि स्मृति ईरानी जी को नरेंद्र मोदी जी प्रभावित नहीं कर पाए, इन्होंने उनको प्रभावित कर दिया। तो आप राहुल को क्यों नहीं प्रभावित कर पा रहे? जब वो स्पीच देने जाता है तो भीड़ छूट के भागने लग जाती है, ये तो बड़ी दिक्कत हो रही है वहां पे। ये राहुल जी, ये सारी बातें जो हैं आप मुझसे पहले कर चुके हैं और मैं आपको जवाब दे चुका हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्होंने कहा उसमें आप में भी एक नेतृत्व के जो डिफरेंस है वो झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जहां पर छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अपनी बात कहता है और बड़े से बड़ा नेता भी उसको स्वीकार करता है या उसको सुनता है। दिक्कत यह है कि कांग्रेस में बड़े से बड़ा नेता भी बोल ले, लेकिन कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुनते नहीं। छोड़ दिया आपने, रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे कि खत्म करें वहीं पे? ये ऐसा है कि जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, वो अपनी विचारधारा पे चलते हुए अपना राजनीतिक सफर पूरा करना चाहते हैं, तो करने दीजिए। कितना लंबा ये सफर होगा और ये सफर उन्हें कहां पहुंचाएगा, दिल्ली की गद्दी तक, ये इतिहास बताएगा। इतिहास बताएगा। वाकई में आप दोनों एजेंडा आज तक में आए, आपने अपनी अपनी बात रखी। तालियां किसके लिए बजी, वोट किसके लिए पड़ेंगे, ये जनता के लिए छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे ग्रुप सीईओ आशीष बग्गा को, ताकि वो एक छोटा सा भेंट दे सकें।